डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, पुनः गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बारीकी से एक एक करके हमने इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स को कंप्लीट करवाया है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से सिखलाई लिए होंगे और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है एक बार। और उसके बाद अभी हम जो टॉपिक्स लेकर आए हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़े थे बहुत सारा चैप्टर्स कि हमको ये कैलकुलस जो है कुछ चीज़ों को कितने आसानी से प्रोवाइड करा देता है, कितना आसान कर देता है किसी चीज़ का कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना है अपने आप का और अपना कंसेप्ट ब्रॉड करना है। तो दोस्तों, इसमें एरिया अंडर कर्व्स अभी हम लोग जो पढ़े थे कि जो सिस्टम में था, जैसे स्क्वायर का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ट्रायंगल्स का, सर्कल का, ये सब एरिया एक फार्मूला के तहत निकालते थे, है ना दोस्तों। तो उसका एक फार्मूला था। लेकिन बात यहां आ गई कि मान लो कि किसी चीज का एरिया निकालना है, अगर इसका कर्व है, ये कर्व है या ये बाउंडेड कर्व है। अब कहोगे कि सर ये ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो देखो, ये सब चीजों को जो नामुमकिन या थोड़ा सा कठिन था, डिफिकल्ट था, उसको कैलकुलस ने कितना आसान बनाया है, उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या है कि सपोज करो अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे रेने डिस्क्रिट्स। उन्होंने किसी भी कर्व को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से सिखा चुके हैं और हम लोग सीख भी लिए हैं 11th क्लास में। ठीक है, बहुत सारे चीजों को हम स्पेशल कैटेगरी में जो हैं, जैसे उसको हम लोग जानते भी हैं। तो देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व्स कैसे निकालते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करके उसके बारे में हम शुरू करते हैं। एक जानकारी आपको देते हैं कि सपोज करिए ये कोई कर्व है और ये y बराबर एफ एक्स इसका इक्वेशन है। एफ एक्स भी एनी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको यहां एक पॉइंट P है, ये Q है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये मतलब किसी तरह से ये बाउंडेड होना चाहिए। ये क्लोज्ड कर्व है, हो गया क्लोज्ड कर्व। अब इसको देखिए, यहां पर हम नाप लिए कि लिमिट ऑरिजिन से यहां पर जो भी था, लेकिन ये पॉइंट जो आया इसका x कोऑर्डिनेट A आया और इसका x कोऑर्डिनेट B आया। अब कह रहा है कि अगर आप ये PLMQ इस क्लोज्ड कर्व का हमको एरिया निकालिए। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कर्व है, न तो स्क्वायर है, न तो रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर्व है किसी प्रकार का, इसका इक्वेशन हमको एफ एक्स ये पता है, एफ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम डेफिनिट इंटीग्रल्स के माध्यम से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सपोज करिए कि यहाँ एक हम थोड़ा सा स्ट्रिप लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा इसका पार्ट है और इसका जो विड्थ है, ये सपोज ये डेल एक्स है, इसकी चौड़ाई कितनी है, डेल एक्स। मान लो यहां से ये जो y कोऑर्डिनेट की ओर जा रहा है, तो ये लेंथ इसका कितना है, मान लेते हैं y है, ठीक है। ये y जो है सो इसी कर्व का हिस्सा है, y बराबर एफ एक्स, कर्व इक्वेशन रिलेशन दिया रहेगा, फाइंड भी करना। तो अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इसका कुछ नामकरण कर दो या सीधा सीधी स्ट्रिप मान लो, कुछ भी यहाँ छोटा छोटा है, कुछ भी मान लेंगे, एल डैश, एम डैश, क्यू डैश, पी डैश, कुछ भी मान लेंगे। इस स्ट्रिप का ये छोटा सा भाग, तो ये देखो, ये छोटा सा जो स्ट्रिप आया है दोस्तों, इस टाइप का, आराम से समझना, ये लगभग जो है सो रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी। तो एल इसका लंबाई जो है सो y है और इसका चौड़ाई कितना है, डेल एक्स है ना। तो देखो, इस स्ट्रिप का एरिया निकल गया y इंटू डेल एक्स या dx, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक हम बहुत सारा स्ट्रिप को ड्रॉ कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना, बहुत सारा स्ट्रिप्स हम बना सकते हैं, और सारा स्ट्रिप्स का एरिया निकाल करके अगर हम जोड़ देंगे, ये पूरा रीजन का शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसी काम को हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के माध्यम से, जो वो भी क्या करता है, जोड़ता है। समाकलन, इंटीग्रल्स मतलब क्या, समाकलन। तो हम अगर हम पूरे का निकालना चाहें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, PQML, PQML, इसका अगर एरिया निकालना है तो देखिए लिमिट यहां से लगा दो, लोअर लिमिट A और मैक्सिमम अपर लिमिट B, क्योंकि ऐसा स्ट्रिप बहुत सारा बनेगा, तो यहां A से B तक का जो भी होगा, और ये एक स्ट्रिप का एरिया क्या था, y इंटू dx। ठीक है, तो अब यही y का वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, ये बैठा देंगे, जो y इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहेगा x के टर्म में, y को fx फंक्शन जो लिख देना है इंटू dx लिख देना है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, बहुत सारा जैसे जैसे प्रॉपर्टी फॉर्मूला पढ़े हैं पीछे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम करते थे वही काम यहां कर देना। तो जो निकलेगा ये पूरे शेडेड रीजन का क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे देखना इसी में से कुछ और चीजें आएंगी। अभी मान लो कि ये पार्ट आया, अब यहां से दो कर्व मान लो रहेगा, जैसे यहां पर इस टाइप से है दो कर्व, ये तो यहां से ये x बराबर a ले लेना है, x बराबर b ले लेना है, और हमको अब इस पार्ट का एरिया निकालना है, PQRS, ये पार्ट। ये कर्व जो है सो इसका इक्वेशन मान लो कि y बराबर fx है, और इसका इक्वेशन y बराबर gx, दो कर्व है। तो अब इस पार्ट का कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ द रीजन PQRS, ये क्या होगा, सेम लिमिट हम x बराबर यहां से a टू b, और एक स्ट्रिप हम यहां से अगर लेंगे इस टाइप से, तो देखना ये dx है और ये y होगा, तो y इंटू dx होगा। लेकिन ये दो फंक्शन के बीच का रीजन है, तो इसमें देखो यहां अगर हम ये fx का निकालेंगे लेकर के, तो पूरा यहां तक निकल जाएगा, और उसमें से अगर इस फंक्शन को लेंगे gx को, तो यहां तक निकलेगा, तो पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये पार्ट का निकल जाएगा। तो अब इसको निकालना है हमको, इसको मान लो यहां y1 y2 कर देते हैं, तो y1 माइनस y2 dx है ना। तो ये a से b, y1 क्या है तो fx है, माइनस gx है। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा, दो अलग फंक्शन का, उसको इसी तरह से निकाल के डिफिनिट इंटीग्रेशन और माइनस कर देंगे, तो इस पार्ट का रीजन का हमको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी सी बातें थी, ये समझ में बात आ गई। अब मेन जो जानना है कि कैसे हम कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको कर्व को ट्रेस कैसे करना है, ये मेन जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कर्व नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा, सॉरी इक्वेशन तो दिया भी रहेगा, लेकिन उसका अगर मतलब कर्व नहीं बना पाओगे, ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो शायद दिक्कत आएगी क्वेश्चंस बनाने में। जैसे हम कुछ पढ़े भी हैं पीछे कि इस टाइप का अगर रहे y स्क्वायर इजिकल टू 4ax, इस टाइप का कोई, तो ये किसका है, ग्राफ बनेगा इसका, इक्वेशन किसका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का। तो देखिए जब भी यहां पर दिमाग में रखना कि जब भी y पर इवन फंक्शन, ओनली इवन y पर, तो ये ग्राफ जो जाएगा ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब x एक्सिस में देखना कि ऑरिजिन से टच होगा कि नहीं होगा, तो अगर 0 0 पुट करेंगे, x के जगह 0, y के जगह 0, तो LHS और RHS क्या होगा, बराबर आएगा। तो जैसे बराबर आएगा तो इसका मतलब ये ऑरिजिन से क्रॉस करेगा, और ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस जैसे जाएगा। ठीक है, ये सब हम 11th में पढ़े भी हैं, है ना। अगर यहां पर देखना कि यही कंडीशन
वाई स्क्वायर बराबर -4ax रह जाएगा। तो ये सिर्फ यहां पर इवेन है, तो ये इवेन है और यहां नेगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के ही सिमेट्रिकल जाएगा, एक्स के ही सिमेट्रिकल जाएगा, लेकिन ये किधर जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा, इस इधर सेटिस्फाई करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जानना है। तीसरा, अगर इसी चीज को इस टाइप से दे देगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, अब देखो एक्स पर इवेन आ गया, वाई पर ऑड है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल जाएगा, और ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन से जाएगा ना। इसी प्रकार से अगर ये चौथा पार्ट अगर दे देगा एक्स स्क्वायर इजकल टू -4ay, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से जाएगा। तो ये छोटा छोटा ग्राफ थोड़ा थोड़ा जान लेना है। और अब देखो ये पाराबोला का हो गया। अभी देखना, अगर मान लो इस टाइप से दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन किसका है, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो यहां देखो दोनों पर यहां पर इवन पावर, तो ये इस टाइप से, इसका सेंटर कितना ए, सॉरी रेडियस ये है, सेंटर 0 0 है, सेंटर क्या है 0 0, और ये रेडियस ए है, तो रेडियस ये यहां, इसका मतलब है कि बोथ सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल जाएगा, और ये रेडियस जहां होगा उतना दूर से, ये मान लो यहां पर है, ओरिजिन यहां ये ए है, तो ये इस टाइप से दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब ये कभी कभी सेंटर इसका कहीं दूसरे जगह रहेगा, तो यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर जो पढ़े हैं, तो ये सेंटर शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर यहां पर देखेंगे इस टाइप से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 और ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये दोनों में इवन है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको जानना पड़ेगा कि ये इलिप्स का है, और यहाँ ए जो है सो बी से बड़ा है, तो ये सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस इस टाइप से जाएगा, मेजर एक्सिस किस पर रहेगा, एक्स एक्सिस, और ये इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ये वाई है, वाई डैश है, यहाँ सेंटर है, यहाँ एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ यही वाला पार्ट अगर रहेगा, हाँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल टू 1, अगर b ग्रेटर देन ये रहेगा, तो ये सिमेट्रिकल कैसे जाएगा, y के सिमेट्रिकल, मतलब मेजर एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, है ना। तो ये छोटा छोटा चीज जो है सो जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हाइपरबोला है, और जो भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, ये हम 11th में थोड़ा थोड़ा बताए भी होंगे। और बाकी अगर कुछ नहीं है तो आप x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, कुछ कुछ वैल्यू पुट करना है और उसका इक्वेशन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लॉग फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का है, क्लियर यहां तक, और हम बीच बीच में बताते रहेंगे कुछ कुछ। तो अभी ये सब जनरल जो चीजें हैं ये जानकारी ले लिए। अब ये सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे एरिया निकालने का, वो हम देखते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यहां तक कहीं दिक्कत है नहीं? यहां देखो, अब हम थ्योरी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन सिर्फ समझना है, जो पैटर्न बताया है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और इसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए आ गया वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स। एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, हम बनाते जाएंगे। जैसे ये पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, अभी पहले ही हम बता दिए हैं कि इसका ग्राफ में जो है 2 मार्क्स है और कैलकुलेशन में 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये एक्स, ये तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कर्व देखो क्या दिया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो कंफर्म है कि इवन y पर है, x पर ऑड है, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस जाएगा। 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है LHS और RHS में, तो ये ओरिजिन से जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, ये मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन गया। ये किसका ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का पैराबोला बन गया। अब कह रहा है
कि इसका और जो अभी बाउंडेड क्षेत्र आएगा कहां से, तो x लाइन x बराबर 1, तो x बराबर 1 सपोज करो यहां है, तो इसका लाइन कैसे बनेगा इसे, और x बराबर 4, इसका लाइन कहां से बनेगा, इसे बनेगा ना। फिर आगे पढ़ो, तो लाइन हो गया x बराबर 1, x बराबर 4। अब कह रहा है इसका बीच में ये कर्व देखो, यहां से यहां आया, ये लाइन के बीच में ये आया, तो ये पूरा यहां से आना चाहिए था, लेकिन फिर क्या कह दिया है, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोस्तों हमको सिर्फ एरिया यहीं तक का निकालना, ठीक ना। तो अब यहां इतना ग्राफ बनाने के बाद हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, लिमिट कहां से लेंगे, 1 से 4, और यहां कोई भी स्ट्रिप अगर हम इस टाइप से लेते तो ये डेल एक्स होता dx, और ये y होता तो y इंटू dx। तो ये लिमिट 1 से 4, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप आता, और y का वैल्यू अब कहां से ले लेंगे, ये इस पर जो है सो ये कहां किसका, यही इसी का ना ग्राफ है, इसी से लेंगे तो ये नीचे यहां तक आएगा, तो ये y बराबर रूट एक्स, y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, तो ये रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता, रूट एक्स का, x का पावर यही आएगा ना, लिमिट 1 to 4। अब ये 2/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और अपर लिमिट बैठेगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। अब यहां से कैलकुलेशन कर दो, ये 2/3, ये कितना आएगा, हाँ ये 4 को 2 का स्क्वायर और पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, 2 का क्यू मतलब 8, तो इसका कैलकुलेशन 8 आ गया, -1, तो ये 8 में 1 घट गया 7, 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा 14/3। और एरिया जो होता है जब भी नेगेटिव आएगा मोड लगा देना है, पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव देगा, और यूनिट हमेशा लिख देना स्क्वायर यूनिट, ठीक ना। तो यही इसका रिजल्ट निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप से पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये कैलकुलेशन करते जाएंगे। अभी ये थोड़ा आसान था, और धीरे धीरे इसे थोड़ा सा इक्वेशंस जो आएंगे टफ आएंगे, कैलकुलेशंस जो आएगा थोड़ा और लेंदी आएगा, उसको हम लोग करते जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं है, हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना फॉर्मूला यूज किए हैं सब वही यूज होगा, सिर्फ ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है, उसको थोड़ा सा सिंसियरिटी बरतनी है और कैलकुलेशन पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना है। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें समझ में आई होंगी बातें, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और बातें समझ में आएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।